स्टूडेंट्स, आज दिनांक 14 जून 2021, क्लास 10th, सब्जेक्ट साइंस बायोलॉजी। आज का हमारा टॉपिक है उत्सर्जन यानी एक्सक्रीशन। बेटा, लेसन नंबर 1 हमारा चल रहा है और लेसन नंबर 1 में जो हमारा ये टॉपिक है एक्सक्रीशन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सामने आपको चित्र दिखाई दे रहा होगा, मनुष्य में उत्सर्जी अंग। तो उत्सर्जी अंग, लेकिन उत्सर्जन किस बात का, क्या है उत्सर्जन? देखिए, जब शरीर में कोई पदार्थ बनता है तो जब बनता है तो उसके अगेंस्ट कुछ हानिकारक पदार्थ भी बनते हैं। कुछ ऐसे पदार्थ भी बनते हैं जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। तो उन हानिकारक पदार्थों को यदि हम शरीर में ही रखेंगे तो वो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होंगे। तो उन हानिकारक पदार्थों का शरीर से बाहर निकलना बहुत आवश्यक है, जिसके लिए शरीर में कुछ अंग पाए जाते हैं, जिसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। चलिए बात करते हैं कि आखिर उत्सर्जन है क्या। तो बच्चों, शरीर में बने हानिकारक नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थों को, मतलब वेस्ट पदार्थ, जो वेस्टेज हैं, ऐसे मटेरियल जो वेस्ट हैं, जिनको शरीर में रखना नहीं है हमें, हानिकारक नाइट्रोजनी हानिकारक वर्ज्य पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया उत्सर्जन या एक्सक्रीशन कहलाती है। सरल शब्दों में बोले तो जब रासायनिक अभिक्रियाओं में कार्बन स्रोत तथा ऑक्सीजन का उपयोग ऊर्जा प्राप्ति के लिए होता है, तब ऐसे जो बाई प्रोडक्ट्स होते हैं वो बनते हैं, जो शरीर की कोशिकाओं के लिए न केवल अनुपयोगी यानी यूजलेस होते हैं, बेकार होते हैं, बल्कि वे हानिकारक भी हो सकते हैं। इन वेस्ट प्रोडक्ट यानी जो होते हैं, इनको शरीर से बाहर निकालना बहुत ज़रूरी होता है। परिभाषा में कहें तो वह जैव प्रक्रम जिसमें इन हानिकारक उपापचय वर्ज्य पदार्थों का निष्कासन शरीर से बाहर होता है, उसे उत्सर्जन कहते हैं। एक छोटी सी बात आप बताता हूँ बच्चों, उत्सर्जन हिंदी में समझते हैं। उत्सर्जन का मतलब होता है उत और सर्जन। उत मतलब होता है बाहर की ओर, सर्जन मतलब होता है निकालना। तो बाहर की ओर कुछ भी निकालना, जैसे शरीर से पसीना निकलता है तो उत्सर्जन हो गया, आंसू निकलते हैं उत्सर्जन हो गया, सब एक्सक्रीशन हो रहा है। इसी प्रकार जो है यूरिन निकलता है तो क्या उत्सर्जन हो गया, समझ गए? तो ये उत्सर्जन है। अब मनुष्य में उत्सर्जन किस प्रकार होता है इसको हम देखते हैं। तो देखिए, बात जब मनुष्य में उत्सर्जन की होती है तो मूत्र निर्माण यानी कि फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, इसको हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि आखिर जो उत्सर्जन है वो किस चीज़ का हो रहा है। तो ये यूरिन का उत्सर्जन हो रहा है। तो देखिए किस प्रकार से कि सबसे पहले बताती है फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, मतलब यूरिन बनता कैसे है। मूत्र निर्माण की प्रक्रिया में निम्नलिखित 3 पद निहित होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 ग्लोमेरुलस या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, दूसरा होता है सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, और तीसरा होता है ट्यूबुलर सेक्रेशन। देखिए, तीनों प्रोसेस को मैं अगर छोटे में समझा दूं तो इतना सा रहेगा कि फिल्ट्रेशन मतलब जो भी फिल्ट्रेट बना, जो हानिकारक पदार्थ हैं उनको निकालना शरीर जो रुधिर से। अभी आप देखो डिटेल में बताएंगे, लेकिन आप 1 मिनट में समझ जाएंगे। उसके बाद होता है रीअब्जॉर्प्शन, मतलब यानी कि अगर मान लीजिए कोई अधिक पदार्थ आ गए हैं, हानिकारक पदार्थ के साथ साथ कुछ ऐसे पदार्थ भी रहते हैं जो यूज़फुल होते हैं, तो उनको एक बार फिर से उनका अवशोषण हो जाए शरीर के द्वारा, बाकी पदार्थ को आगे बढ़ा दिया जाए। और तीसरा होता है सेक्रेशन, मतलब कि श्रावण, बाहर निकालना। तो इस प्रकार से पूरी का पूरा प्रोसेस जो है मूत्र निर्माण का, यानी कि जो यूरिन का फॉर्मेशन है, वो 3 स्टेप में कंप्लीट हो जाता है। और सबसे पहले हम बात करते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट की।
उससे पहले हम एक बात बता दें आपको कि अभी तो आप कंफ्यूज होंगे कि सर कि आखिर उत्सर्जी अंग है कौन सा। तो आपके सामने ये चित्र नज़र आ रहा है, ये है किडनी, यानी उसको हिंदी में हम वृक्क बोलते हैं, यहाँ हिंदी लिखी हुई है, ठीक है, लेकिन आपको हम इंग्लिश में बता देते हैं, ये किडनी होती है। तो इस किडनी के द्वारा ही रुधिर फिल्टर किया जाता है और उस रुधिर में से जितने भी हानिकारक पदार्थ होते हैं वो किडनी फिल्टर करके मूत्राशय में भेज देती है, जहाँ से वो शरीर के द्वारा शरीर में से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये किडनी कितनी होती हैं? एक जोड़ी किडनी होती हैं, एक जोड़ी। तो एक जोड़ी किडनी शरीर में कहाँ पाई जाती है? जो बैकबोन आपने देखी होगी, हमारी रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी के जस्ट बराबर पीछे, मतलब यानी जब देख रहे हैं जो रीढ़ की हड्डी है उसके जस्ट थोड़ा आगे और पेट में पिछले स्थान पर पार्श्व भी है, मतलब यानी कि आपको क्या होता है, लैटरल साइड्स में होती है, ठीक है। और एक जोड़ी यानी कि दो होती हैं। क्लियर? सबसे पहला है हमारा कि हाँ, तो ये हमारा चल रहा था कि ये किडनी है, ठीक है, और एक जोड़ी किडनी होती है। उसमें कुछ भाग होते हैं जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे अभी। इसमें आप देखिए, एक होती है रीनल शिरा, दूसरा होता है पेल्विस, तीसरा होता है रीनल धमनी। एक धमनी होती है जो रुधिर मतलब जो है लेके आ रही है, एक शिराएँ होती हैं जो रुधिर को आगे बढ़ा देती हैं, जो है उसके बाद है मेडुला और दूसरा है कॉर्टेक्स। मेडुला और कॉर्टेक्स जो मेन भाग है इसके किडनी के, और मूत्र वाहिनी जो वहाँ से ग्लोमेरुलर निस्यंद है या फिल्ट्रेट है उसको लेके आती है मूत्राशय में, और मूत्राशय से मूत्र मार्ग द्वारा शरीर से मूत्र बाहर निकाल दिया जाता है, जैसा कि आपको इसमें दिखाई दे रहा होगा। अब हम बात करते हैं, सबसे पहला हमारा जो बिंदु है, देखिए यहाँ पे आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा, चित्र नज़र आ रहा होगा यहाँ पे, जिसमें मैं आपको दिखा देता हूँ। एक बोमेन संपुट है और उसके बाद ये समीपस्थ कुंडलित नलिका आपको दिखाई दे रही होगी, यहाँ से होते हुए जाता है। अगर आप चित्र में देखें तो ये एक जो रुधिर आ रहा है और उसके बाद यहाँ से बाहर निकलेगा, ये इस पार से यहाँ से बाहर निकल जाएगा, लेकिन यहाँ से जब रुधिर एंटर करेगा तो यहाँ पे रुधिर का गुच्छा बन जाएगा। जैसे गुच्छा बनता है तो यहाँ पे रुधिर का दाब ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि बाहर निकलने वाली जो नलिका है वो थोड़ी पतली होती है और भीतर आने वाली नलिका कैसी होती है, मोटी होती है। तो कम पतली होने के कारण यहाँ पे एक दाब उत्पन्न होता है, जिसके कारण क्या होता है, रुधिर फिल्टर होता है और जिसमें से कुछ जो हानिकारक पदार्थ होते हैं वो छन के इस समीपस्थ कुंडित नलिका में आ जाते हैं। उसके बाद वो वहाँ से कहाँ आएंगे, हेनले लूप में आ जाते हैं। हेनले लूप, ये जो एरिया आप देख रहे हैं इसे हेनले लूप कहते हैं। और एक खास बात यहाँ रहेगी, यहाँ पे इसका एब्जॉर्प्शन होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था, रीअब्जॉर्प्शन होता है। उसके बाद यहाँ से होते हुए और फिर कुंडलित नलिका में, कुंडलित दूरस्थ नलिका में, दूरस्थ कुंडलित नलिका में ये आ जाते हैं, ये निश्चंत आ जाता है। अब इसमें से कुछ भी रीअब्जॉर्ब नहीं होना है, अब सीधे ही कहाँ जाएगा, संग्रह नलिका से होता हुआ और उसके बाद सीधे मूत्राशय में इसको छोड़ दिया जाता है। वहाँ से समय समय पर जो है मूत्र त्याग कर दिया जाता है शरीर के द्वारा बाहर। अब हम बात करते हैं कि सबसे पहला पॉइंट है हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का। इस पद में प्रोटीन मुक्त द्रव जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो कोशिकाएं हैं, सेल्स हैं, एक ग्लोमेरुलस के रक्त से छनकर बोमेन संपुट के ल्यूमेन में आ जाते हैं। इसका जो ल्यूमेन होता है उसमें भीतर प्रवेश कर जाते हैं। इसके बाद बात आती है एब्जॉर्प्शन यानी कि सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट है वो शरीर के लिए उपयोगी कई पदार्थ होते हैं, जैसे ही यह फिल्ट्रेट अत्यधिक लंबी
यूरिनिफेरस ट्यूबुल्स में प्रवाहित होता है। कई चयनित उपयोगी पदार्थ वापस छोटी नली यानी कि जो ट्यूबुल्स होती है उसमें आ जाते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसको सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन कहते हैं। ग्लूकोज तथा अमीनो एसिड जैसे पदार्थ जो कि शरीर के लिए अत्यधिक उपयोगी होते हैं तुरंत रीएब्जॉर्ब्ड कर लिए जाते हैं, जबकि कुछ पदार्थ जैसे यूरिया, अमोनिया, किटनिन, कीटोन्स पार्टिकल्स आदि जो डिफ्यूज़न के जो भौतिक जो विधि है या जो प्रोसेस है द्वारा धीरे धीरे जो है छोटी नलिका से पुनः अवशोषण मतलब यानी कि रीअब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। यहाँ से छोटी नलिका से इसको ले लिया जाता है और जो हमारा जो प्रोटीन्स हैं उनको या जो ग्लूकोज है या अमीनो एसिड्स हैं उनको वापस जो है छोटी नलिका में ले लिया जाता है। उसके बाद जो केशिकाएँ हैं। फिर तीसरी बात आती है, तीसरा जो हमारा जो उससे पहले एक पॉइंट है कि जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट है वो जो मूत्र वाहिनी के विभिन्न भागों से सफलतापूर्वक धीरे धीरे प्रवाहित होकर मूत्र नलिका तंत्र यानी कि डक्ट सिस्टम में एकत्र हो जाता है। फिर यह निकल कर वृक्क के श्रोणि भाग में पहुंचता है यानी कि जो किडनी है उसके क्षेत्र में पेल्विस रीजन में पहुंचता है, जहां से यह मूत्र के रूप में अलग कर दिया जाता है। उसके बाद बात आती है नंबर 3 की। इसमें है नलिका यानी कि ट्यूबुलर सिक्रेशन यानी कि हम कह सकते हैं सीधी सीधी बात सिक्रेशन। तो मेटाबॉलिज्म के वो प्रोडक्ट जो कि शरीर के लिए आवश्यक ही नहीं है बल्कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, नलिका यानी कि ट्यूबुलर एपिथेलियम के द्वारा ट्यूबुलर फिल्ट्रेट में विसर्जित कर दिए जाते हैं। नलिका द्वारा विसर्जित पदार्थ हैं किटनिन अम्ल, यूरिक अम्ल, पोटेशियम तथा हाइड्रोजन आयन। अतः जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट होता है अंततः भलीभांति सांद्रित मूत्र में परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि प्रत्येक 24 घंटे में लगभग 1500 ml यानी कि 1.5 लीटर एक दिन में यानी कि 24 घंटे में 1.5 लीटर जो यूरिन होता है उसका निर्माण करता है। ठीक है, इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने जाना कि किस प्रकार से यूरिन का निर्माण होता है और शरीर से किस प्रकार से यूरिन बाहर निकाल दिए जाते हैं। इसमें कई बार जो है ये स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन पूछ लेता है यानी कि वृक्क नलिका की संरचना बताइए। तो किडनी में ऐसे कई सारे नेफ्रॉन्स होते हैं जैसे आपको दिखाई दे रहा है डायग्राम में। ये तो देखिए किडनी है, इस किडनी में ये जो रीजन आप देख रहे हो ये पूरा पार्ट, इसमें कई सारे नेफ्रॉन्स इस प्रकार धसे रहते हैं। इस प्रकार कई सारे नेफ्रॉन्स इस प्रकार धसे रहते हैं। ये अंदर क्या करते रहते हैं, आपको बता दिया कि क्या करते हैं, फिल्टर करते रहते हैं। बस जो रुधिर इसमें आ रहा है इसको फिल्टर करते रहते हैं बहुत सारे। और उसके बाद फिल्टर करने के बाद इसमें 3 पार्ट है, मैं आपको बता देता हूँ। फिर मतलब तीन नहीं, मतलब देख लीजिए मुख्य पार्ट क्या क्या है। सबसे पहला क्या है, बोमेन संपुट है। फिर क्या है, हेल्ले लूप है। उससे पहले हमारा था समीपस्थ कुंडलित नलिका है, फिर दूरस्थ कुंडलित नलिका है। उसके बाद क्या है, फिर संग्रह नलिका। ये इस प्रकार से। और ये जो आप जाल देख रहे हैं यहाँ पे, जो जाल आपको दिखाई दे रहा है, ये जो ब्लैक कलर का जो आपको जाल दिखा, ये सब क्या है, ये केशिकाएँ हैं। ये रुधिर की ही केशिकाएँ हैं जो इससे एब्जॉर्ब करती हैं जो पदार्थ, ऐसे जो यूज़फुल पदार्थ यानी कि जो प्रोडक्ट थे, अगर वो चले भी गए हैं तो इनका फिर से यहाँ पे री एब्जॉर्प्शन हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों आज का हमारा टॉपिक क्लियर होता है। आशा करता हूँ आपको जो है वीडियो अच्छा लगा होगा और आप लोग इसको नोट करिएगा कॉपी में और साथ ही साथ इसको याद भी करिएगा। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कभी ये क्वेश्चन लेंथी पूछ लेते हैं, तो उसमें उत्सर्जन क्या है और उत्सर्जन किस प्रकार होता है ये पूछ लेते हैं, और उसका कौन सा अंग है तो अंग कई बार पूछा जाता है, और मूत्र निर्माण की क्रियाविधि। ये क्वेश्चन तो 12th में भी बहुत अच्छा है, 10th में आपको शॉर्ट में बता दिया गया है। तो ये इस प्रकार से आपको उसके बाद जो है डायग्राम कई बार पूछा जाता है कि भाई एक नेफ्रॉन का डायग्राम बना दीजिए। नेफ्रॉन क्या है, तो नेफ्रॉन यानी कि ये एक इकाई है जो वृक्क की एक इकाई यानी कि ये वृक्काणु है
उसको नेफ्रॉन बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो इस प्रकार आप लोग उसको नोट करिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।